नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब कवर करेंगे क्लास 6 की NCERT को। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है वह आपका एक सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर यह एग्ज़ाम पूरे भारत में होता है, सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बुक आपकी पूरी सेंट्रल लेवल की बुक हो, पूरे भारत में चलती हो। तो वह बुक कौन सी है दोस्तों? वह बुक आपकी है NCERT। इसलिए सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह NCERT से ही पूछे जाते हैं। इसमें हम सब क्लास 6 की NCERT को कवर कर रहे हैं। इसमें हम सब 2 चैप्टर जो है वह कवर कर चुके हैं। आज हम सब इसके आगे के जो तीसरा चैप्टर है उसको हम सब कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में साथ जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराया जा रहा है। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सब इसके पहले भोजन यह कहाँ से आता है इसको कवर कर चुके हैं, भोजन के घटक के बारे में जान चुके हैं। आज हम सब जानेंगे तंतु से वस्त्र तक, अध्याय 3 है जो कि तंत्र से वस्त्र तक को आज हम सब कवर करेंगे। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर 3 है जिसमें हम सब तंतु से वस्त्र तक को कवर करेंगे। करे पहेली और बोझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। चित्र 3.1 है। आगे हम देखते हैं इस चित्र को। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहेली तथा बोझों अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रही थी। अब देखिए, इसमें जो बात करें कपड़े की बात करें, लेकिन कपड़े के टॉपिक शुरू करने से पहले कहानी के माध्यम से शुरू किया गया कि 2 बच्चे हैं जिन्होंने विज्ञान प्रश्नोत्तरी में पुरस्कार जीता। उस पुरस्कार से वो कुछ कपड़े लेने चाहते थे अपने मम्मी पापा के लिए। अब देखिए, इसमें बात करेंगे कपड़े की, लेकिन वो एक कहानी के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। जब हम बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है, बहुत जल्दी वह सीखता है। इसलिए हर चैप्टर में आपको कहानी के जरिए ही बताया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बोझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रही थी। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। उन्होंने क्या किया दोस्तों? एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी को खरीदा था। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बोझों ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर है। आगे अब यहाँ पे देखिए चित्र है, यह एक कपड़े की दुकान है। इसी दुकान में वह दोनों आए थे कपड़े को खरीदने के लिए। आगे हम बताते हैं आपको। करे कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलियाँ और झाड़ डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? 3.1 वस्त्रों में विविधता। क्रियाकलाप फर्स्ट है। अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े का कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट की
लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। कह रहे हैं कि जिसे आप भी जो दर्जी होता है वहाँ पे जो कपड़े कटे रहते हैं आप उसे जाइए अपने हाथ से टच करिए, देखिए क्या कपड़े सभी एक जैसे हैं, नहीं होते दोस्तों। कपड़े में विविधता पाई जाती है, कुछ ज़्यादा चिकना होता है, कुछ खुरदुरा होता है। तो कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से छाटिए कि कौन कपड़े जो है सूती हैं, कौन कपड़े रेशमी हैं, कौन कपड़े कॉटन हैं। तो इन सबको आप चेक करिए कि कौन से कपड़े किस प्रकार से हैं। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़ों किस प्रकार बनते हैं? अब बताते हैं कि दोस्तों जो कपड़े हैं वह किस प्रकार से बनते हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। चित्र 3.2। अब देखिए ये एक कपड़े का चित्र है। कह रहे हैं कि आप इसे जब टच करेंगे कि आपको प्लेन कपड़ा दिखेगा, हाँ कपड़ा है, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखेंगे आप इसमें देखेंगे कि ऐसे डॉटेड बने हुआ है, मतलब ये कपड़े जो धागे बुने हुए हैं इस तरीके से इसमें डॉटेड बने गए हैं। आगे क्रियाकलाप सेकंड है, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप फर्स्ट में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तांगा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। चित्र 3.3। यदि कोई ढीला आगे है, अब यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तांगों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? अब देखिए यहाँ पे ये कपड़ा था, इसमें से एक तागा जो है निकालने का प्रयास किए, एक तागे को निकालने का प्रयास किया गया। एक तागा निकालने के बाद यह देखा गया कि यही सब तांगे को जोड़ के एक प्लेन कपड़ा तैयार किया गया है। लेकिन अब बात आती है कि ये जो तांगा है वह तांगा किससे बना हुआ है, इस पर चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप थर्ड है, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तांगा बाहर निकालिए। इस तांगे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तांगे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तांगे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तांगा पतली लड़ियों से विखंडित हो गया है? इस प्रकार से आपको करने के लिए कहा जा रहा है, तांगे को पतली तंतुओं को विखंडित करना। आप जब उसे अपने नाखून से खुरचेंगे आप देखेंगे वह छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। आगे है सुई में तांगे को पिरोने डालने का प्रयास करते हैं। जो सुई है उसमें उस धागे को डालने का प्रयास करते हैं। समय भी आपने ऐसा परीक्षण किया होगा। कई बार तांगे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तांगे को सुई की नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। तांगे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, परंतु जिसे तंतु कहते हैं। अब देखिए हमने देखा था तंतु की बात किया था, अब तंतु कैसे हो? तंतु आप किसे कहेंगे? कह रहे हैं कि जो पतली पतली लड़ियाँ होती हैं वह भी किसी से मिलकर बनी होती हैं। जैसे जो पतला सा धागा है वह धागा भी तो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? उसी को तंतु कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर हो गया, तंतु कहते किसे हैं? जो पतले पतले धागे होते हैं वह धागे जिससे मिलकर बनते हैं वही क्या कहलाता है? वही आपका तंतु कहलाता है। वस्त्र तांगों यह धागों से मिलकर बनते हैं तथा तांगे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कह रहे हैं कि जो वस्त्र तांगे होते हैं धागों से मिलकर बनते हैं। जो वस्त्र बनते हैं वह किससे? धागों से मिलकर बनते हैं तथा तांगे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। जो धागे होते हैं वो किससे मिलते हैं? वो तंतु से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो तांगे वो तंतु होते हैं, तंतु आते कहाँ से हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जिसे कह रहे हैं कि सूती हो गया, जूट हो गया, रेशमी तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं।
प्राकृतिक तंतु आप किसे कहेंगे? प्राकृतिक तंतु आप उसे कहेंगे जो चीज़ जंतुओं तथा पादपों से प्राप्त होती है उसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इसके बाद है रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण है। जिसे जो रुई की बात करते हैं, रुई हो गया, पटसन हो गया, जूट हो गया, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? यह पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण है। जो जूट होता है दोस्तों, जूट को जो है यह पादप से तैयार किया जाता है। रुई जो है यह भी एक पादप के जरिए से तैयार किया जाता है। यह सब पादप के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ऊन आप जानते हैं, ऊन किससे प्राप्त होता है? ऊन आपका जंतुओं से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। जो भेड़ होती है, जो बकरी होती है, उसके शरीर पे जब बड़े बड़े बाल आ जाते हैं, उसी बाल को काट के निकाल लिया जाता है, तो यही इससे ही आपका ऊन बनता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ भेड़ बकरी से ही प्राप्त किया जाता है, इसको हम खरगोश, याक, ऊँट के बालों से भी इसको हम सब प्राप्त करते हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। जो रेशमी कहते हैं ना, रेशमी धागा है, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। हजारों वर्ष तक निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था। पहले दोस्तों शुरू में ही जो प्राकृतिक के जरिए जो धागे प्राप्त होते थे उन्हीं का प्रयोग किया जाता था, लेकिन समय बदलता गया तो आज दोस्तों बहुत प्रकार से जो धागे तैयार किए जा रहे हैं। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं का कुछ उदाहरण हैं। कह रहे हैं कि जैसे जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है। अब जितने भी धागे बनते हैं, सभी धागे तो जंतु और पादप से स्रोत तो है नहीं। जो इनके सिवा जो धागे बनते हैं उसे ही संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु में जैसे पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं, नायलॉन के जो होते हैं, एक्लिष्ट, संश्लिष्ट, यह सब आपके संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं, जिसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अगर यहाँ पे एक दिया गया है, बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा चित्र कुछ दिखाया गया है, इसे बताया गया है कि यह योद्धा पहनते थे। तो वह सोचने लगा क्या यह भी जो है तंतुओं से बनते थे। आगे इस पर चर्चा करते हैं। कुछ पादप तंतु दोस्तों, जिसे रुई की बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? अभी तो नहीं दोस्तों, लेकिन पहले जो है एक डिबरी होती थी, लालटेन होती थी, या फिर इन सब के लिए बाती बनाई जाती थी। फिर या अभी आज के समय में जो दीप जलाए जाते हैं, उनकी जो रुई के जरिए जो बाती बनाई जाती है, वह किससे बनाई जाती है? रुई से बनाई जाती है। रुई से ही वह बाती बनाई जाती है, जिसमें तेल डाल के उसे जलाया जाता है। इन बत्तियों के बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इन बत्तियों को आप कैसे बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं? तो इसका प्रयोग हम सब रुई के जरिए से बनाते हैं। इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाई अथवा तकियों में भी किया जाता है। ऐसा तो नहीं सिर्फ इसका प्रयोग जो है बाती बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग दोस्तों रजाई में भी किया जाता है, गद्दे में भी किया जाता है, बहुत जगह इन सब का प्रयोग किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इनके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये पतली पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। कह रहे हैं कि आप कुछ रुई को लीजिए, उसे खींचिए और देखेंगे वह हर चीज़ अलग अलग होती जाएगी। वह किससे बनी हुई है? वह दोस्तों जो पतली पतली लड़ियाँ होती हैं, पतली पतली धागे होते हैं, वह किससे बने होते हैं? वह बने होते हैं कपास के तंतुओं से बने होते हैं। रुई कहाँ से आती है? इसकी बात कर रहे हैं कि रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं। तो दोस्तों कपास का पौधा होता है, जिसे कपास के पौधे की अगर हम सब बात करें तो जिसे अमरूद का पौधा होता है, वैसे उतनी ही हाइट होती है उसके समकक्ष। उसी में छोटे छोटे
अमरूद से छोटे छोटे, जैसे अमरूद का जैसे फल होता है, अमरूद का काफ़ी बड़े फल होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, छोटे छोटे फल की तरह होते हैं, उसी के अंदर दोस्तों रुई बनती है। वही कह रहे हैं कि इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं, इसको नोट डाउन करिएगा। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ पे मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपके दिमाग में ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे कपास उगाए जाते हैं, जहाँ की मृदा कैसी हो, मृदा काली हो तथा जलवायु उष्ण हो। राज्य नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल कपास गोलक, कह रहे हैं कि कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। हाँ दोस्तों, नींबू आप समझ सकते हैं, जैसे अमरूद भी कुछ छोटे होते हैं तो आप नींबू को समझेंगे तो समझ जाएंगे। नींबू की तरह एकदम गोले होते हैं, लेकिन वह बीच से 4 भाग में फट जाता है। जब अंदर रुई तैयार हो जाती है, वह कपास जो है बीच से फट जाता है तो रुई अलग हो जाती है। नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के फल-फूलों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। चित्र 3.6 कह रहे हैं कि आपने क्या कभी ऐसा खेत देखा है जहाँ पे इस प्रकार से खेती की गई हो और वह कपास चुनने के लिए तैयार हो गया हो? तो इस प्रकार से आप देखेंगे, ऐसे ही देखिएगा जैसे कोई हिम से ढका हुआ खेत है। आगे बढ़ते हैं। कहते साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन कपास को कैसे प्राप्त किया जाता है? हस्तचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? कपास ओटना कहते हैं। कपास ओटना उसे कहते हैं जब हम सब कपास को बिनते हैं, वही आपका कपास ओटना कहलाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। चित्र 3.7 आप यहाँ पे देख रहे होंगे। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का भी प्रयोग किया जाता था। पहले जो है हाथ से ही कपास को ओटा जाता था इस तरीके से, लेकिन आज के समय में बहुत सारी मशीनरी आ गई हैं तो मशीन से दोस्तों कपास को ओटा जाता है। इसके बाद हम सब बात करें तो जूट को हम सब पटसन के भी नाम से जानते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप 3.8 ये दोस्तों चित्र है उसका के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो दोस्तों जूट होता है, इस तरीके से जो जूट है इसे गांव में पहले बोया जाता था। बोने के बाद इसकी जो पत्ती होती है तोड़ दिया जाता था। इसकी जो डंठल होती है इसी को ले लिया जाता था। इसे गट्ठर बना के, जैसे गट्ठर बनाने के बाद जो पानी होता है, जैसे तालाब हो गया कहीं पे भी, उसे डुबो दिया जाता था हफ्ते 10 दिन के लिए। जब वो सड़ जाता था फिर उसके ऊपर का जो छिलका होता था वो निकल जाता था। उसी को निकाल के उसी से दोस्तों पटसन तैयार किया जाता था, उसी से धागे तैयार किया जाता था। इस प्रकार से जूट को तैयार करते थे। आगे हम बताते हैं इस पर क्या लिखा गया है, बताएं आपको। पटसन तंतु पटसन पादप तने में प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। किस ऋतु में दोस्तों? वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। दोस्तों यह प्रमुख रूप से पूछा गया है, प्रमुख रूप से पूछा जाए आपके एग्जाम में, जानते रहिए। पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है, लेकिन और भी जगह आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी जगह उगाया जाता है, उगाया और भी जगह जाता है, लेकिन जहाँ प्रमुख माना जाता है, प्रमुख कहाँ का माना जाता है? प्रमुख आपका बंगाल का माना जाता है, बिहार का तथा असम का। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इसे कब काटते हैं? जब इसमें पुष्प लगने लगते हैं तभी इसे काट लिया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों को तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं के हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। इसकी प्रक्रिया आपको हमने पहले ही बता दिया, पृथक कर दिया जाता है। वस्तु बनाने से पहले इन सभी तंतुओं के तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है ये आपको सोचना है दोस्तों।
हमने बात कर लिया जो आपके रुई है, रुई के बाद पटसन जो आपके जूट है इसकी बात कर लिए हैं। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ पे चित्र में यह पटसन है। ऐसे धागे को निकाला जाता है, धागे को अलग अलग करके फिर इस चित्र के जरिए इसे तैयार किया जाता है। आगे है सूती तांगों की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4 है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगाकर ऐंठते रहिए। चित्र 3.9 के जरिए क्या आप तागा बना सकते हैं? देखिए इसमें चित्र में इस तरीके से कह रहे हैं कि आप एक तरफ से इसे नचाते रहिए, एक तरफ से थोड़ा थोड़ा धागा डालते रहिए। इस तरीके से आप भी एक रेशा को बना सकते हैं, एक धागा को बना सकते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्त चरखा है। चित्र 3.11 में चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्र आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों के हाथ में कते तांगों से बने वस्त्रों को पहने तथा ब्रिटेन की मीलों से बने आयाती कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यहाँ पे चरखा आप देख सकते हैं, इस तरीके से बनाने का बोल रहे हैं। वृत्त में पैमाने पर तांगों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तांगों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। देखिए इस प्रकार से पहले वस्त्र को बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों इस प्रकार से बनाने में समय ज़्यादा लगता है, लागत ज़्यादा लगती है। अब जितना हमारा समय लग रहा है, जितनी हमारी लागत लग रही है, उतना उस चीज़ की वैल्यू नहीं बन पाती है। जैसे इस तरीके से कोई कपड़े को हमने तैयार किया, इस कपड़े को तैयार करने में जो हमारी लागत लगती है, जो हमारा समय लगता है, फिर उस हिसाब से हमको जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों इस प्रकार से कपड़े बनाने का प्रचलन एकदम नामात्र के बराबर बचा हुआ है। अब सब मशीन से तैयार किए कपड़े को पहन रहे हैं। करें तांगे से वस्त्र। तांगे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से 2 प्रमुख विधियां बुनाई तथा बधाई हैं। तांगे से जो धागे होते हैं उससे वस्त्र बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन 2 विधियां जो प्रमुख हैं विधियां हैं, उनमें से 2 प्रमुख विधियां हैं बुनाई तथा बधाई है। बुनाई की बात करते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तांगों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तांगों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया की बुनाई वीविंग कहते हैं। आइए कागज़ के कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5 करें। जो बुनाई के जरिए जैसे हम धागा को एक तरफ से लगाए जा रहे हैं, एक तरफ से उसे ऐंठे जा रहे हैं तो धागा तैयार होता है, उसी प्रकार से हम कपड़े को बुनते हैं। जब एक धागे को तैयार कर लेते हैं, एक धागे के दूसरे धागे के साथ जोड़कर हम बुनाई करते हैं। विभिन्न रंगों के 2 कागज़ की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट को कटाओ। आगे है, अब इसे हम आपको बताते हैं किस प्रकार से काटने के लिए बोल रहे हैं। देखिए यही कह रहे हैं, इस प्रकार से आप एक पेपर लीजिए, ऐसे मोड़कर आपको इस प्रकार से काटना है। जब आप पे ऐसे रख कर काटेंगे तो रिजल्ट इस तरीके से देखने को मिलता है। वही कह रहे हैं कागज़ की पट्टियों से बनाया। आगे है, चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। सी कहाँ है दोस्तों?
से यहाँ पर आपको इस प्रकार से बुनना है। बुनिए। चित्र 3.12 में पट्टियाँ बुनाने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। यह दोस्तों बिनने की बात का नमूना है, यह बनाने का नमूना है, बिनने का नमूना है और बनने की बात का नमूना है। इसी ढंग से तांगों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तांगे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित होते हैं। कह रहे जो हथकरघा आप समझ सकते हैं, हथकरघा कह रहे हैं, हथकरघे से बुनाई की जाती है। हथकरघा या तो हाथ से बुना जाता है या फिर इसे दोस्तों विद्युत मशीन के जरिए बुना जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्वेटर की बुनाई। पहले दोस्तों इसी प्रकार से स्वेटर को बुना जाता था। 2 तीली ले लिया जाता था, उसमें ऊन लगा लिया जाता था, उससे दोस्तों स्वेटर को बुना जाता था, उसमें डिजाइन डाला जाता था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। इन वस्त्रों का दोस्तों इसी प्रकार से हम कोई भी वस्त्र को बनाना होता है बनाते हैं। इसके हम मशीन के जरिए और हाथ से दोनों तरीके से बुन सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले यह जानना चाहते हैं कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्य किन कार्यों में प्रयोग किया जाता है? कह रहे हैं जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर का जो खोल होता है, क्या अभी आपने उससे बना हुआ कोई चीज़ देखा है? अगर देखा है तो उसे बताइए। दोस्तों आप नारियल के जो छाल से बने होते हैं, आप एक जूट की रस्सी आती है जो आप देखे होंगे ऊपर जैसे खुरदुरा खुरदुरा रहता है, वह नारियल के छाल से ही बनती है। आगे है 3.6 वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से प्राप्त प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। दोस्तों आधुनिक युग में लोग कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन प्राचीन युग में इस प्रकार से साधन तो था नहीं, लोग इतने जानकार तो थे नहीं कि किस प्रकार से अपने तन को ढकें। दोस्तों वह जो जानवर की छाल होती है उससे अपने तन को ढकते थे, जो पत्ते होते थे पत्ते से ढकते थे, वृक्ष की छाल से ढकते थे। इस प्रकार से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाई तथा डलियाँ कटोरियाँ बनाना सीखा। जब दोस्तों प्राचीन के लोग कृषि से जुड़े तब वो जाने कि जो कृषि से जुड़ने के बाद पतली पतली जो झाड़ियाँ होती हैं उनसे चटाई बनाने का प्रयास किए। उन्हें एक दूसरे में एकत्रित कर देते थे, फिर बांध देते थे। उनको लगता था कि हाँ इससे अपने शरीर को ढक सकते थे, इस पर हम बैठ सकते हैं। इस प्रकार से उन्हें जानकारी होना प्रारंभ हुआ। सीखा। लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाए जाते थे। किससे पहनते थे दोस्तों? रुई से बने वस्त्रों को पहनते थे जो कि कहाँ पे उगाई जाती थी? गंगा के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाए जाते थे। फ्लेक्स भी एक पादप है जिसमें प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। क्या अब किसकी बात करें दोस्तों? फ्लेक्स की बात कर रहे हैं। प्राचीन मिस्र, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती है। दोस्तों फ्लेक्स भी एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से पादप के अंतर्गत आता है। यह रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर को विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के
लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों से वस्तुओं से भिन्नता आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि समय के हिसाब से परिवर्तन होता गया, लोग सुई के बारे में जानकारी हुई, फिर उसमें धागे डालकर सिलने की मतलब तमाम प्रकार से परिवर्तन होता गया। आज हम सब एकदम रेडीमेड कपड़े हम सबको तैयार मिल जाते हैं, हम सब पहन लेते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कई जगहों पे देखा जाता है जहाँ पे हाथ से बने कपड़े पहने जाते हैं, पगड़ी हाथ से बनी पहनी जाती है, साड़ियों को बनाया जाता है हाथ से ही। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार से वस्त्र के पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे हर जगह अलग अलग प्रकार से खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे भारत का जितने भी राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, असम हो गया, उत्तर भारत के जो राज्य हो गए, तो हर जगह अलग अलग प्रकार से खाद्य सामग्री पाया जाता है। कहीं भी जैसे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे चावल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसा है तो है नहीं हर जगह चावल ही खाया जाता है। अपने उत्तर भारत में गेहूँ, और जैसे पंजाब के इलाके में गेहूँ का उपयोग किया जाता है। तो कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा खाया जाता है, कहीं पे अलग अलग, मतलब खाने की भी विविधता पाई जाती है। उसी प्रकार से पहनावा में भी दोस्तों विविधता पाई जाती है। पहनावों में देखेंगे दोस्तों, जैसे राजस्थान का आप पहनावा देख लेंगे, यूपी का पहनावा देख लीजिए, दक्षिण भारत के पहनावा देख लीजिए, तो पहनावा में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। अब हम सब कुछ प्रमुख शब्द की बात करते हैं जो कि इस चैप्टर में हम सबको मिले थे। रुई मिला था दोस्तों, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, तांगा, ये सब प्रमुख शब्द हैं, आप ध्यान दीजिए। आज हमने समझा कि दोस्तों तंतु से वस्त्र तक हम सब कैसे तंत्र से वस्त्र को बनाएं, इसको समझें कि तंतु कहते किसे हैं, तंतु से वस्त्र को कैसे तैयार किया गया। आधुनिक युग में आज हम सब किस प्रकार से कपड़े को तैयार कर रहे हैं, वस्त्र को तैयार कर रहे हैं। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, इसके पहले सारांश को आपको हम बता देते हैं, फिर क्वेश्चन आपको देते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्तुओं में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। कह वस्त्र जैसे कपड़े होते हैं, जो कपड़ा सूती, जैसे सूती कपड़े, सूती धागे से बना होता है, रेशमी से बना होता है, ऊन से बना होता है, पॉलिस्टर से बना होता है, उसमें अंतर पाया जाता है। वस्त्र तांगों से बनते हैं जिन्हें तंतु से बनाया जाता है। वस्त्र किससे बनते हैं, तांगे से बनते हैं, धागे से बनते हैं। धागा किससे बनता है, धागा आपका तंतु से बनता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या अथवा संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट ये सब किससे प्राप्त होते हैं, रेशम ये सब किससे प्राप्त होते हैं, यह आपका तंतु पादप से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई किसे कहते हैं, कताई जब हम तंतु से जब धागा को बनाते हैं, तागा को बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। तागे की बुनाई की दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है दोस्तों। तागे की बुनाई दो प्रकार से की जाती है, एक या हाथ से की जाती है या फिर मशीन से की जाती है, जिससे हम वस्त्र को बनाते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर को हमने कवर किया। इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को स्टॉप करिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। आइए चलिए यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम सब पढ़ेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। आपका 4th चैप्टर रहेगा कल, वस्तुओं के समूह बनाना। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।